हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट फोर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की, उसके बाद हम मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको फोर्स पता होगा, व्हेन यू आर पुशिंग समथिंग, व्हेन यू आर पुलिंग समथिंग, ये फोर्स है। आपने किसी भी चीज को पुश किया, आपने किसी भी चीज को पुल किया, दैट इज फोर्स। पर ये जो फोर्स है ये कर क्या रहा है? व्हाट इज दिस फोर्स डूइंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज बीइंग एक्सर्टेड। सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरह का, आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस फोर्स से क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो पहली बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स कर क्या रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन द बोर्ड। आप ये अज्यूम कीजिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है। इनिशियली आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है और आप किसी भी एक साइड से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर, यू आर जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स on any one edge of the object. Then what will you see? See, if the object is at rest and the force that you are applying on the object is strong enough. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ट्रक खड़ा है और ट्रक के सामने मैं ऐसे पुश कर रही हूँ उसको, तो ट्रक तो नहीं हिलने वाला मेरे फोर्स से। तो आपका जो फोर्स है, आई मीन इस डिस्कशन में यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सके। ठीक है, तो आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इट कैन डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल यू सी? व्हाट इज द इफेक्ट दैट यू कैन सी? यू विल सी दैट दिस फोर्स विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इनटू मोशन। मतलब क्या किया फोर्स ने? फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज कर दिया। अगर हम फोर्स ना अप्लाई करते, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे पड़ा है और हम फोर्स ना अप्लाई करते, तो फोर्स ना अप्लाई करने से इज इट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट की स्टेट अपने आप ही चेंज हो जाए, अपने आप ही बैठे बैठे ऑब्जेक्ट चलने लग जाए अगर वो रेस्ट पे है? ये तो नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली रेस्ट पे है, उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए देयर हैज टू बी एन एफर्ट, देयर हैज टू बी अ फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम। तो अगर आपके पास कोई फोर्स है विच यू आर अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव कर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट द पॉइंट दैट वी हैव टू टॉक हियर इज कि ऑब्जेक्ट ने अपना एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज किया। और क्यों चेंज किया? ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कि अगर फोर्स ना होता तो वो अपनी स्टेट ना चेंज करता, लेकिन उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया क्योंकि एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको। नाउ यू कंसिडर सेम ऑब्जेक्ट। अभी वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप मोशन में ला चुके हैं, तो अब ये जस्ट अज्यूम करो कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में लाया जा चुका है उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? मोशन। अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड दिस एरो इज इंडिकेटिंग दैट इट इज मूविंग इन अ सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन। वो एक सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन में एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विच इज इंडिकेटेड हियर एज v, एंड इट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, right? moving with a certain fixed velocity in a fixed direction. Now if I want to change the state of this moving object, suppose I want to bring this to rest. अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है और मुझे इसको रोकना है, I just want to stop the motion of this object. Is it possible unless I make use of any effort, any force from my end? Is it possible? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, वो हमेशा ही चलता रहेगा, वो कभी रेस्ट पर आ ही नहीं सकता अगर हमने कोई फोर्स नहीं यूज किया उसको रोकने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल। आई मीन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये मूव ही करता रहेगा, क्यों आएगा ये रेस्ट पे? सोचने की बात ये है कि आपके पास इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज सेट इनटू मोशन बाय एनी मीन्स, इट इज सेट इनटू मोशन, व्हाई विल इट कम टू रेस्ट बाय इटसेल्फ? It will never come to rest by itself. It will have to be brought to rest by using some force. तो अभी क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखिए जिस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की आपको स्टेट चेंज करनी है तो आप कितनी तरह से उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं? आप उसकी कई तरह से स्टेट चेंज कर सकते हैं।
तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट में जो आप चेंजेस ला सकते हैं, देखिए उसके एग्जिस्टिंग स्टेट मोशन है, उसके मोशन के एग्जिस्टिंग स्टेट को हम कुछ तरीकों से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट है स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. सपोज देयर इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू स्टॉप इट, तो उसको रोकना, उसकी स्टेट चेंज करना है. दूसरा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, लेकिन अभी जो उसके स्टेट में मुझे चेंज लाना है वो ये नहीं लाना कि उसे रोकना है, मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी है, मुझे उसको रोकना नहीं है, उसको चलते रहने देना है, बट आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड. इंक्रीज द स्पीड मीन्स आई वॉन्ट टू एक्सेलरेट द मोशन. दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ चेंज. थर्ड काइंड ऑफ चेंज इज चेंज इट्स डायरेक्शन बट लेट इट मूव विद द सेम स्पीड. उसको उसी स्पीड से मूव करने देते हैं, वो जिस स्पीड से मूव कर रहा था इनिशियली, बट उसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी है. This time we have to change the direction. So that is also one kind of change, that we are going to allow it to move with the same speed with which it was moving already, but we have to change the direction. हमें उसकी डायरेक्शन बदलनी है. वो सपोज किसी एक दिशा में जा रहा है. देखिए अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसका एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं चेंज करना चाहते, तो वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा. वो अपने आप से कभी डायरेक्शन नहीं बदलेगा. अपने आप से कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसको अचानक से लग रहा है कि चलो अब मैं इधर चलता हूं. ऐसा नहीं होगा. आपका ऑब्जेक्ट इफ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन unless once again you apply an effort, you apply some force in order to change the direction. चौथा है स्लो इट डाउन. सपोज हमारा मन नहीं है कि हम उसको रोके, लेकिन हम उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं. We just want to slow down the motion. That means we want to de-accelerate the motion. तो वो भी एक तरह का चेंज है. तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है which is moving with a certain velocity, let's say v, in a certain direction which is shown this way, and you want any of these 4 changes in the state of that object, then we will have to make use of force. अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करना चाहते, तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें. वो जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो वैसे ही मूव करता रहेगा, और उसमें कुछ भी चेंज करना है. देखिए ये 4 तरह की जो चीजें लिखी है मैंने, ये 4 तरह के सिचुएशंस हैं, 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं उसकी स्टेट कैसे चेंज कर सकती हूँ. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए वो रुक जाता है, वो उसकी स्टेट चेंज कहलाती है. अगर वो मूव करते हुए अब तेज मूव करने लग जाता है, वो भी उसकी स्टेट चेंज कहलाती है. अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मूव करते करते उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज इन स्टेट. और अगर वो चल रहा है, चलते चलते स्लो हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ स्टेट. तो चेंज, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करना है, चेंज करने के लिए वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ फोर्स. फोर्स हैज टू बी देयर इन द सिस्टम. बिना फोर्स के हम कोई भी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो अब हम देखते हैं कि हम ये स्टेट चेंजेस कैसे कर सकते हैं. जैसे सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. सपोज आई वांट टू स्टॉप इट, दैट मींस आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. एक आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक आपकी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है. इस वक्त आपकी जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑब्वियसली ऑपोजिट होगी. अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई होगा, तो वो कभी भी उसको रोक नहीं पाएगा. वो फोर्स उसको क्या करेगा? हेल्प करेगा. वो एक सपोर्टिव फोर्स की तरह काम करेगा जो कि उसको हेल्प करेगा. आई मीन दैट फोर्स कैन एक्सेलरेट द मोशन. वो तो उसकी स्पीड को और बढ़ा देगा, तो रोक नहीं पाएंगे हम ऐसे. सपोज आई वॉन्ट टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, देन दैट मीन्स आई नीड टू अप्लाई अ फोर्स एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन to the direction of motion of the object. So if your motion is happening in this way, you have to apply a force which is strong enough to stop the object exactly in the opposite direction, right? So this is how we can stop the object. दूसरी बात, how can we increase the speed of the object? Increase अगर आपको करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास जो फोर्स का डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है. बिकॉज फोर्स क्या होती है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है. तो अगर फोर्स का जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑब्जेक्ट के मोशन में, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ अलाइंड है, इन दैट केस यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइकली टू इंक्रीज इफ द application of force is done in the same direction as is the direction of motion of the object.
थर्ड पॉइंट है चेंज इट्स डायरेक्शन बट लेट इट मूव विद द सेम स्पीड। ठीक है, अभी हम स्पीड पे काम नहीं करते, हमें इसकी स्पीड को कम नहीं करना, पर हमने उसकी डायरेक्शन को बदलना है। तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसकी स्पीड को अफेक्ट ना करे। ठीक है, वो उसकी स्पीड को अफेक्ट ना करे। तो इन दैट केस आपके पास जो फोर्स होगा, सपोज आपके पास वेलोसिटी इस तरह से जा रही है विच इज इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर हो सकती है कि वो उसके मैग्नीट्यूड को, स्पीड को अफेक्ट नहीं कर रही है, वो केवल क्या कर रही है, वो उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश कर रही है। So if the force is not acting in the direction of velocities and it is rather acting in some other direction, in that case it is possible to change the direction of the motion of the object. कि हमें सिर्फ डायरेक्शन बदलनी है, हमने स्पीड नहीं बदलनी है। उसके बाद होता है यू वांट टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपने केस 1 में अप्लाई किया था एक फोर्स विच वाज एक्टिंग एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसी तरह का आपको एक फोर्स चाहिए, बट दिस टाइम द फोर्स हैज टू बी सच दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। आई मीन कभी कभी होता है कि आपने, देखिए अगर आपके पास कोई भी फोर्स है जो एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को मोशन के स्टेट से रेस्ट पे ला रहा है, इसका मतलब वो है तो एक रिटार्डिंग फोर्स ही, वो है तो एक रिटार्डिंग फोर्स ही। तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट एक सर्टन वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पे ड्रॉप करेगा, इट विल टेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, सर्टन नॉन जीरो अमाउंट ऑफ टाइम, और उतने समय के लिए जब आपकी बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी इट विल फाइनली कम टू रेस्ट। लेकिन अभी क्या है, यू डोंट वांट टू ब्रिंग इट टू रेस्ट बट यू जस्ट वांट टू स्लो इट डाउन। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उतने समय के लिए ना अप्लाई करें जिससे कि वो रुक जाए। You know, if you are going to apply the force for a very long duration, then the object will eventually come to rest. But your purpose, sometimes your purpose may be to just slow down the object and not to bring it to rest. That is also possible. पर वो भी आपके पास वही फोर्स करेगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है। एक रिटार्डिंग फोर्स ही आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक आइडिया लिया है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स आपके पास ऑब्जेक्ट को, सपोज आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हमने मोशन में लाना है तो दैट इज स्टेट चेंज, कि उसका एग्जिस्टिंग स्टेट रेस्ट है और जो नया स्टेट हम उसका चाहते हैं वो मोशन है। तो रेस्ट से मोशन के लाने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए, और मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए, मोशन से स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब मोशन चेंज करने के लिए, आप मोशन से रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप मोशन से मोशन में ही रख रहे हैं, बट आप स्पीड्स चेंज कर रहे हैं, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आई मीन कुछ भी इस तरह का आपको चेंज करना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो अनचेंज्ड कब माना जाता है? देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट अनचेंज्ड कब माना जाता है? अगर उसके स्टेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अनऑल्टर्ड कब होता है? अगर ना उसकी वेलोसिटी से एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसकी वेलोसिटी से एसोसिएटेड डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 0, और उसकी डायरेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। तो अगर वो चीज वैसे ही रह रही है तो इसका मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो हमेशा v से ही मूव करता रहता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, तो हम कहेंगे इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। सो स्टेट चेंज मीन्स आपके पास वेलोसिटी का कोई भी पैरामीटर, बी इट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई भी पैरामीटर चेंज हो रहा है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम बोल रहे हैं कि इसका स्टेट चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द स्टेट चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टेट चेंज करने के लिए, आई मीन किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में कुछ भी चेंज लाने के लिए, देयर हैज टू बी अ फोर्स इन द सिस्टम। ओके जी, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स योर फोर्स कैन डू। अभी हमने बात करी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। उसके अलावा फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए अगर आप इसको सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से चेंज करना चाहते हैं तो ह्यूमन एफर्ट से आप कुछ चीजों का साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जैसे आप कह सकते हैं देयर आर फ्यू ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड व्हिच आर मेड फ्रॉम वैक्स, रबर, ऐसा मटेरियल होता है
ठीक है, इनके शेप और साइजेस हम खुद चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे सपोज किचन में जब हम चपाती बनाते हैं तो वी टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डो, हम डो का एक स्मॉल सा पोर्शन लेते हैं और हम रोलिंग पिन को यूज करके इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से ये जो डो है ये चपाती की शेप ले लेता है। If you have a small portion of dough and then using a rolling pin, we are going to apply, some force on it. तो फोर्स के एप्लीकेशन से इस डो का साइज चेंज हो गया। ये छोटा सा डो था, एक स्मॉल लंप ऑफ व्हीट डो, वो इस तरह से चपाती का शेप ले लेता है, फ्लैट हो जाता है। ये एक बॉल की शेप में है, ये एक डिस्क की शेप में है, एक सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में हमारी चपाती बन जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन साइज। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से चीजों का साइज चेंज कर सकते हैं, हम चीजों का शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स लाइक वैक्स, रबर, या वो देयर इज अ मटेरियल विद व्हिच किड्स प्ले, दैट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको भी हम अलग अलग शेप से कुछ टॉयज बनाते हैं बच्चे। तो ये सारे जितने भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसका शेप और इसका साइज हम अपने ह्यूमन एफर्ट से चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। ऐसे और भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं जहां हम देख सकते हैं कि फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट का साइज और उसका शेप चेंज हो रहा है। तो यहां से हमें ये समझ आता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज यू कैन से दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज either the shape and size of the object or the existing state of the object. तो आपके पास ऑब्जेक्ट के स्टेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, उनके शेप में चेंज आ सकता है, उनके साइज में चेंज आ सकता है, इफ यू हैव फोर्स विद यू। ओके, सो दैट वाज फोर्स। देखिए, अभी तक जो भी हमने फैक्ट्स डिस्कस करे हैं रिगार्डिंग व्हाट अ फोर्स कैन डू, ये सारे के सारे फैक्ट्स हमारे एक लॉ के फॉर्म में फॉर्मुलेटेड है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि हमारा लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है तो इसमें हम मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ मोशन है, विच इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन्हीं बातों को फॉर्मुलेट करता है जो कि मैंने अभी आपको बताई, दैट व्हाट अ फोर्स कैन डू। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज अ बॉडी एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, then it will continue to be in the state of rest, or if it is moving with a certain velocity, with a certain direction, then it will continue to move with that speed and that direction only, unless it is acted upon by some external force. So आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ना उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। कुछ भी चेंज लाने के लिए देयर हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं चेंज की जा सकती। तो ये ही इंफॉर्मेशन आपकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दी हुई है। ठीक है जी। अब ये तो हमने बात करी कि हमने फोर्स के बारे में अभी सिर्फ क्वालिटेटिव बात करी है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है। हमने उसके इफेक्ट्स की बात करी, हमने बात करी कि फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन ला सकता है, शेप साइज चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। पर आपके पास जो फोर्स है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है मतलब इसका कुछ प्रिसाइज मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम। तो उसके लिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई मीन वी आर नाउ गोइंग टू कम टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हम वो कैसे डिराइव करते हैं, हम किन चीजों से समझ आता है कि फोर्स क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं फोर्स का क्वांटिटेटिव डिस्कशन। हम यहाँ से डिराइव करेंगे कि फोर्स कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो और टर्म्स को डिस्कस करना है। वन इज इनर्शिया एंड द अदर इज मास। इनर्शिया मे बी अ टर्म यू मस्ट बी हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप शायद अभी पढ़ेंगे पहली बार, लेकिन मास आपने जरूर पढ़ा होगा। मास बहुत लॉन्ग बैक स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में, साइंस में। हम ये टर्म बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं मास। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि मास क्या होता है। देखिए फिजिक्स के टर्म्स में मास क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट जनरल लैंग्वेज में मास को बहुत बार वेट
से वेट के सिमिलर कंसिडर कर लिया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मली किसी भी, सपोज आपके घर में कोई वेइंग स्केल है एंड अ पर्सन वांट्स टू वे हिमसेल्फ, तो हम क्या करते हैं, जो आपके वेइंग स्केल का रीडिंग होता है, सपोज आपके वेइंग स्केल का रीडिंग आया 60 kgs, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, तुम्हारा वेट 60 kg है, हम ऐसे बोलते हैं। आई मीन किसी भी इंसान का वजन हम केजीज में बता देते हैं, लेकिन वेट जो कि है वजन, वो कभी भी केजीज में नहीं बताया जाता। लेकिन हम कॉमन टर्म्स में ऐसा ही करते हैं कि चलिए ठीक है, आप अपना वेट चेक कीजिए वेइंग स्केल पे, और वो जो वेट है जो कि केजीज में आएगा, उसको हम उस इंसान का वेट मान लेते हैं। पर एक्चुअली केजीज में जो चीज आती है वो वेट नहीं होती है, वो मास होता है। तो आप अभी ये कह सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स मास इज समथिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर फिलहाल आप यही समझ रहे हैं कि मास और वेट एक ही चीज है, तो दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट प्रिसाइज। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि वेट और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो उसका मास ज्यादा है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं दैट मास is what is mass। अगर आप इसका डेफिनेशन देखते हैं, so mass is the amount of matter which is contained in an object। आपके पास एक ऑब्जेक्ट में मैटर कितना कंटेन है, आई मीन उसमें कितना मॉलिक्यूल है, कितना क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल है, उसका सारे मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, तो उसमें मैटर कितना है, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो अगर किसी क्वांटिटी में ज्यादा होगा तो नेचुरली क्वांटिटी भारी भी हो जाएगी, उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। सो अभी के लिए हम ये देखते हैं दैट मास is a physical quantity which is going to tell you that what is the amount of matter which is contained in a body। और mass आपका क्या है, mass is a scalar quantity। what is mass? mass is a scalar quantity, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और इसके जो यूनिट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। दिस इज समथिंग यू मे बी नोइंग कि मास के यूनिट्स क्या होते हैं, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। बट जो आपका मास होता है वो फिजिक्स के टर्म्स में वेट नहीं होता, वेट से निकल जाता है, वो वेट से रिलेटेड होता है वो, लेकिन वो वेट नहीं होता, क्योंकि वेट क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो मास होता है दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो जो भी आप कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हम किलोग्राम्स में किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मास है, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो दैट इज अबाउट मास। एंड नाउ द टर्म इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज होती है, देखिए जो इनर्शिया होता है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मासलेस नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट है, चाहे वो भारी है, चाहे वो हल्का है, चाहे कैसा भी है, हर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक मास तो होता ही है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास विल पोजेस दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया हर उस ऑब्जेक्ट में होगी जिसके पास मास है, एंड इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट्स एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। आई मीन आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी रहेगी टू रिमेन इन रेस्ट ओनली। एवरी ऑब्जेक्ट विल रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब अगर मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करके इसकी स्टेट को चेंज करना है, तो ये उस स्टेट चेंज को अपोज करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आई मीन फोर्स क्या करेगा, फोर्स विल ट्राई टू चेंज द स्टेट। देखिए दो चीजें हैं, जो आपका फोर्स होता है, फोर्स का टेंडेंसी क्या होता है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इनर्शिया का टेंडेंसी क्या होता है, टू रेजिस्ट दैट चेंज। इनर्शिया कोशिश करेगा कि मैं अपना स्टेट ना चेंज करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का इनर्शिया कोशिश करेगा कि वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ना चेंज होने दे, लेकिन फोर्स क्या कोशिश करेगा, फोर्स कोशिश करेगा कि वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे, राइट। सो इसीलिए आपको इनर्शिया पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट फोर्स। तो अगर आपने फोर्स समझना है तो आपको इनर्शिया पता होना ही चाहिए। दैट इनर्शिया इज व्हाट, इनर्शिया इज द tendency of any object to resist any kind of change in its existing state। I mean अगर उसका existing state rest है, then it will have a tendency to continue to be in rest। अगर उसका existing state motion है, तो it will have a tendency to continue to remain in that
स्टेट ऑफ मोशन। आई मीन मोशन से मेरा मतलब है कि अगर उसका एक यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी एक फिक्स्ड वेलोसिटी है, उसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, तो अगर सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दूं, तो वो वेलोसिटी के बढ़ने में भी रेजिस्ट करेगा, तो वो उसका इनर्शिया है, राइट। सो एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू पोजेस these two types of inertias. One is called the inertia of motion and one is called the inertia of rest. देखिए आपके पास जो इनर्शिया है वो इनर्शिया आपके दो टाइप्स के होते हैं, वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द अदर इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी दैट इट इज गोइंग टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन रहेगा, अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन will continue to be in the state of motion with the same speed and in the same direction in which it is traveling unless an external force is applied on it. That is inertia of motion. And inertia of rest is a body in the state of rest will continue to be in the state of rest unless acted upon by some external force. इसका मतलब जो आपका फोर्स है, जिसकी टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को के स्टेट को चेंज कर देने की, ये इनर्शियास उस तरह के चेंजेस को अपोज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास जो फोर्स और इनर्शिया है ये मास से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज इट रिलेटेड टू मास। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ओके, सो आपका एग्जाम्पल ये है, सपोज आपके पास दो बॉक्सेस हैं, दोनों बिल्कुल सेम साइज के बॉक्सेस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बॉक्स आपका आयरन का बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है, आयरन बॉक्स, एंड द अदर बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ लाइटर मटेरियल लाइक वुड, इट्स अ वुडन कार्टन। जैसे हम लोग बहुत ऑफ्टन हमारे घर में कार्टन्स देखते हैं, वो दूसरा जो बॉक्स है वो आपका कार्टन है, वुडन कार्टन है। इन दोनों बॉक्सेस को मुझे डिस्प्लेस करना है किसी कारण से, आई जस्ट वांट टू मूव देम, दे आर केप्ट स्टेशनरी एज ऑफ नाउ, अभी रेस्ट पे हैं, और रेस्ट से मुझे इनका स्टेट चेंज करना है, मुझे इनको मोशन में लाना है। तो मोशन में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आई विल हैव टू अप्लाई द फोर्स। तो अब अगर मैं एक सर्टन फोर्स यूज करती हूँ इन दोनों को हिलाने के लिए, तो क्या इन दोनों को मूव करने के लिए जो मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम पॉसिबल फोर्स, देखिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा तो आप कितना भी लगा सकते हैं, बट विल स्टिक टू द मिनिमम फोर्स विच इज नीडेड टू मूव अ सर्टन ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर सपोज मुझे एक सर्टन फोर्स है, दिस इज द मिनिमम फोर्स विच इज नीडेड टू मूव द लाइटर ऑब्जेक्ट, कि अब इन दोनों में से लाइट आपको पता है क्या है, आयरन और वुड में लाइट क्या रहेगा, लाइट आपका वुड ही रहेगा। तो वुडन कार्टन आपका हल्का है, उसको मूव करना आसान है। सपोज उसको मूव करने के लिए मेरे पास एक मिनिमम सर्टन अमाउंट ऑफ, सपोज मेरे पास मिनिमम एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स है। अभी आप एक मान लीजिए कि मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मिनिमम फोर्स है विच इज नीडेड टू मूव द वुडन कार्टन, कि इससे कम फोर्स में तो वुडन कार्टन भी मूव नहीं करेगा, उसको मूव करने के लिए कम से कम मुझे ये एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। तो क्या इतना ही फोर्स अगर मैं आयरन बॉक्स पे अप्लाई करती हूँ, विल इट बी सफिशिएंट, विल इट बी एबल टू मूव द आयरन बॉक्स? नो, आयरन बॉक्स को हिलाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, आयरन बॉक्स को हिलाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ आयरन बॉक्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ वुडन बॉक्स। आपके पास जो आयरन बॉक्स है वो भारी है, आयरन बॉक्स का जो मास है वो वुडन बॉक्स के मास से ज्यादा है। जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ही उसमें अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा। इनर्शिया जो होता है, जो आपका मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में, हम ये बात बोल रहे हैं बार बार, इनर्शिया 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 आपने किसी भी चीज में मेजर करना है तो वो आप उसके मास से ही चेक कर सकते हैं, आप उसके मास से ही मेजर कर सकते हैं। द हेवियर द ऑब्जेक्ट, you know, the more is the mass of the object, more will be the inertia in that body. And what is inertia? The tendency to resist any change. What is inertia? Tendency to resist any change. तो आपके पास जो आयरन बॉक्स होता है, क्योंकि अभी दोनों क्या है, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, मुझे दोनों रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाना है। तो मुझे क्या करना है, दोनों का स्टेट चेंज करना है, फोर्स को इस्तेमाल करके दोनों का स्टेट चेंज करना है। तो स्टेट चेंज करने को रेजिस्ट ज्यादा कौन सा करेगा? रेजिस्ट वो करेगा जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि इनर्शिया उसके पास ज्यादा है। जैसे आपके पास फिलहाल ये रेस्ट पे हैं, अगर ये रेस्ट पे हैं तो इनमें कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इनमें,
दे हैव द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट दोनों के पास है, आपके पास आयरन ऑब्जेक्ट के पास भी इनर्शिया है, आपके पास वुडन ऑब्जेक्ट के पास भी इनर्शिया है, दोनों के पास इनर्शिया है, लेकिन ज्यादा किस में है, ज्यादा आपके पास उस ऑब्जेक्ट में है जो आयरन का बना हुआ है, विच इज मोर डेंस, विच हैज मोर मास। ठीक है, जिसका ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो इनर्शिया जिसके पास ज्यादा है उसकी टेंडेंसी रहेगी, उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, टू रेजिस्ट द चेंज। आई मीन अगर मैं एक छोटे मोटे फोर्स से आयरन बॉक्स को हिलाने की कोशिश करूंगी तो वो अपने चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो नहीं जाना चाहेगा मोशन में फ्रॉम रेस्ट। तो अगर मुझे उसको मोशन में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। I will have to apply a stronger force in order to bring that object into motion, which is possessing more inertia. More inertia means more mass. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि आपका जो फोर्स है that depends on mass. आपका जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट के इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है कि इनर्शिया ज्यादा है कम है, और इनर्शिया पूरा का पूरा मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया पूरा का पूरा मास पे डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसको हिलाने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, आप ये कह सकते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें एक दूसरा सिचुएशन समझ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सपोज आयरन बॉक्स और वुडन ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही चीजें, सपोज ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में है, ये पहले से ही मोशन में है, इनमें एक इनर्शिया ऑफ मोशन है, बोथ आर इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी। हम ये मान लेते हैं कि आपके पास यही आयरन बॉक्स और यही वुडन बॉक्स अभी मोशन में है, दोनों को हमने किसी भी तरह से मोशन में लाया गया है। नाउ दे आर इन मोशन, दे आर सेट इनटू मोशन। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। अभी उनको रोकना है हमको। तो अभी इस सिचुएशन में आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेट रहेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, दैट विल बी द स्टेट ऑफ मोशन। अभी दोनों ही मोशन में है और दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप ये भी मान सकते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके मूव कर रहे हैं। एंड नाउ दिस टाइम आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। तो दोनों बॉक्सेस को हमने रेस्ट पे लाना है। रेस्ट पे लाना किसको ज्यादा आसान है, if you have an iron box which is moving and if you have a wooden box which is moving, in order to bring both of them into rest you will have to apply a force exactly in the opposite direction to the direction of motion. Suppose दोनों इसी दिशा में मूव कर रहे हैं, आपको दोनों को रोकना है तो आपको दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन है, उस दिशा में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए। सिंपल सी बात है, ऐसे ही रोक सकते हैं हम किसी भी चलती हुई चीज को। तो अगर आपने इनको रोकना है तो क्या एक ही फोर्स से रोक पाएंगे आप? सपोज आपके पास एक सर्टन, मतलब वट एवर ऑब्जेक्ट इज देयर हु इज देयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आपने सपोज किसी ह्यूमन एफर्ट की हेल्प से रोकना है बॉक्सेस को, या जैसे भी रोकना है, तो अगर हम एक ही फोर्स इस्तेमाल करें, क्या वो एक ही फोर्स से दोनों रुक पाएंगे? या आप ये दे सकते हैं कि इन दोनों में से रोकने के लिए, सपोज जो वुडन कार्टन को रोकने के लिए फोर्स चाहिए, दैट इज द मिनिमम फोर्स विच इज नीडेड। ठीक है, देखिए जिस फोर्स से आप आयरन बॉक्स को रोक पा रहे हैं उस फोर्स से वुडन बॉक्स तो रुक ही जाएगा क्योंकि वो हल्का है। मतलब उस फोर्स से अगर आयरन रुक सकता है तो वुडन बॉक्स तो रुक ही सकता है ना। सो वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन फ्रॉम द लोअर वैल्यू फोर्स, दैट इज द फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप द लाइटर ऑब्जेक्ट। तो जितना फोर्स हमें लाइटर ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए चाहिए, सपोज द अमाउंट, अभी भी आप मान लीजिए दैट सम एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप दैट वुडन ऑब्जेक्ट। क्या वो एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स काफी होगा आयरन बॉक्स को भी रोकने के लिए? नहीं होगा, आयरन बॉक्स नहीं रुकने वाला उससे। अगर आयरन बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है तो क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा है, उसमें हर तरह का इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी उसमें ज्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सिंपल सी बात है, उसको रेस्ट से मोशन में लाना जितना मुश्किल था उतना ही मुश्किल उसको मोशन से रेस्ट में लाना भी है। तो अभी अगर वो मूव कर रहा है, it will be comparatively more difficult for the person to bring the iron box into rest in comparison to the wooden box. तो आयरन बॉक्स को रोकने के लिए आपको फिर से ज्यादा फोर्स चाहिए। तो ऐसे आप कोई भी सिचुएशन समझ सकते हैं। There you will understand that force is coming directly proportional to the mass. I mean, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी स्टेट को चेंज करना है तो वो
आपके लिए स्टेट को चेंज करना आसान है नहीं है, या आपने फोर्स कितना अप्लाई करना है। देखिए सोचने की बात है कि हम ज्यादा फोर्स कब अप्लाई करते हैं। आपके पास एक छोटी सी बॉल है, आप उसको कितने भी फोर्स से किक कर सकते हो। सपोज आपके पास एक बॉल है एंड यू वांट टू किक द बॉल, यू वांट टू थ्रो द बॉल समवेयर, आप कितने भी फोर्स से कर सकते हो, लेकिन एक मिनिमम फोर्स होता है कि भाई इतना फोर्स तो चाहिए चाहिए इसको मूव कराने के लिए। अगर उससे उस मिनिमम फोर्स से कम फोर्स होगा तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोर्स तो आप कितना भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक मिनिमम वैल्यू होती है कि इतना कम से कम चाहिए इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस सर्टेन मोशन इनटू, इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस सर्टेन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। तो वही बात है कि आपके पास जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है, उसमें कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, वो क्या चीज डिसाइड करेगी, उस ऑब्जेक्ट का मास डिसाइड करेगा। एक फैक्टर है अभी एक और फैक्टर पढ़ेंगे कि फोर्स मास के अलावा किस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज वन फैक्टर ऑन विच फोर्स इज गोइंग टू डिपेंड, कि आपका फोर्स आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट चेंज के लिए कितना इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो कितना भारी ऑब्जेक्ट है। सो अगर उसका मास ज्यादा है तो उसमें कोई भी स्टेट चेंज लाना है आपको फोर्स ज्यादा चाहिए। वेदर यू वांट टू ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन टू रेस्ट और फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यू हैव टू अप्लाई अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज इक्वलेंट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, आपके पास हल्का ऑब्जेक्ट है तो आपको कम फोर्स चाहिए, राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताया, द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ, उसमें एक बात जैसे मैंने एक दो बार और भी बोली है बात, दैट इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन इनडेफिनेटली अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। पर आपको लगेगा यार प्रैक्टिकली ऐसा कहाँ होता है। जैसे सपोज आपके पास कोई बॉल है एंड यू आर जस्ट रोलिंग द बॉल ऑन अ सरफेस। आपके पास एक बॉल है और आप वो बॉल को अपने घर में आपने किसी सरफेस पे रोल कर दिया उस बॉल को। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तो यही है कि ऐसा नहीं है कि आपने उसको रोल कर दिया तो वो रोल होती ही रहेगी और वो बस इनडेफिनेटली, मतलब आपने कभी एक बार रोल किया तो आज तक रोल हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। यू हैव रोल्ड इट वंस, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल करते करते इवेंचुअली कभी तो रुकेगा। यू विल सी दैट ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग एट सम पॉइंट। तो वन क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि अभी हमने तो कोई अपना ह्यूमन एफर्ट डाला ही नहीं, हमने अपनी तरफ से तो उसको रोकने की कोशिश करी नहीं है, तो फिर वो बॉल क्यों रुक गई, आई मीन वो ऑब्जेक्ट क्यों रुक गया। तो ऑब्जेक्ट वाज सेट इनटू मोशन बाय अस बट वी डिडंट ट्राई टू स्टॉप इट एट ऑल, बट देन व्हाट इज इट विच इज मेकिंग इट स्टॉप, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि वो इनडेफिनेटली मूव किए ही जा रहा है, वो रुक तो रहा ही है ना। तो उसको रोक कौन रहा है, मतलब कोई फोर्स तो हमने नहीं लगाया उसको रोकने के लिए, तो वो रुक क्यों रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए इसमें ना फोर्स हमने तो कोई अप्लाई नहीं किया, ये तो हमें पता ही है कि हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, हमने केवल फोर्स इसको मूव करने में अप्लाई किया था, पर रोकने में हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि फोर्स कोई है नहीं, और ऐसा नहीं है कि बिना फोर्स के रुक रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स नहीं है और ये अपने आप रुक रहा है। देयर इज अ फोर्स विच इज प्रेजेंट विच विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है, जो कि हम आसपास देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट आपका किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे नहीं मूव कर रहा होता। whatever is the surface, be it highly polished, highly smooth, पर कोई भी सरफेस परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अनइवननेस, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा होती हैं, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू ऑफर फ्रिक्शन टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज मेड टू मूव ऑन इट। तो क्योंकि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज अ बॉल, दिस टाइम दिस इज मूविंग ऑन एनी फ्लोर, ठीक है ना, तो इस फ्लोर में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होंगी जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करेंगी, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगा यहाँ, राइट। जो आपका, अगर आपके मोशन का डायरेक्शन ये है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ये फोर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, पर ये फोर्स उस सरफेस के साइड से आ रहा है, उस सरफेस के साइड से जनरेट हो रहा है जिस पर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, किसी भी तरह का मोशन कर रहा है, बी इट रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, but that force will get activated as soon as the object will begin to move on it। और ये जो फोर्स है
which is resistive in nature, which is a retarding force, this will bring the object to rest finally. तो यहाँ पर कोई प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अपने आप से रुक तो गया है. अपने आप से नहीं रुका है, वो उस ऑब्जेक्ट को फिर से किसी फोर्स ने ही उसका स्टेट चेंज किया है. उस ऑब्जेक्ट को फिर से ही कोई मोशन से रेस्ट में लाने वाला एक फोर्स ही है. एंड दैट फोर्स इज दिस टाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट. जबकि फ्रिक्शन को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ. तो अभी सिर्फ ये बताना था कि ऑब्जेक्ट जो मोशन से रेस्ट पे आया है, जिसमें किसी ह्यूमन एफर्ट का इस्तेमाल हमें नहीं दिख रहा उसको रेस्ट पे लाने के लिए, उसमें आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ऐसे कुछ फोर्सेस होते हैं जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं. पर द पॉइंट इज कि यहां पर भी स्टेट चेंज किसी फोर्स ने किया, चाहे वो फोर्स ह्यूमन एफर्ट का फोर्स नहीं था, बट द पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ फोर्स. और वो फोर्स आपका नेचर में प्रेजेंट है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट के स्टेट को बहुत इजीली चेंज कर देगा. अच्छा, अभी तक हमने एक चीज डिस्कस करी है कि जो हमारा फोर्स है वो हमारे मास पे डिपेंडेंट है. Force is dependent on mass. That is just one quantity on which force is dependent. But now let's talk about the other quantity, which is also going to help in the formulation of the physical quantity force, and that is acceleration. एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस विच वर मेड ऑन मोशन इन वन डायमेंशन को देखा है. उसमें हमने एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. तो वही एक्सेलरेशन एक सेकंड फैक्टर है जिसपे फोर्स आपका डिपेंड करता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने इस ऑब्जेक्ट को दो फोर्सेस अप्लाई किए हैं वन बाय वन, F1 एंड F2. One time you are applying the force F1, second time you are applying the force F2, and we have assumed that your F1 is greater than your F2. ये हमारा assumption है कि आपके पास जो F1 है वो greater magnitude का force है in comparison to F2, वो ज्यादा strong force है. तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है of a certain mass m, इसका कोई एक मास है, और इसको हमने one by one this object is projected to these forces, then what will happen? What will this force do? When this force is applied to a certain object, and suppose the object initially is at rest. हम ये मान लेते हैं initially आपका object rest पर है और उस पे force F1 अप्लाई किया गया है. What is this force likely to do? This force is likely to bring the object at rest into motion. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमने फोर्स अप्लाई करा है, इसको मोशन पे लेकर आ रहा है. जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेट करना. व्हाई? बिकॉज रेस्ट पे मतलब उसका वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, और अब जब वो एक्सेलरेट हो गया, जब वो मोशन में आएगा तो कुछ एक वेलोसिटी, कुछ एक नॉन जीरो वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगा. तो जब हमने उसको फोर्स अप्लाई करा हमने F1, तो उसका वेलोसिटी इनिशियल विच इज द जीरो वेलोसिटी स्टेट से कुछ एक हाई वेलोसिटी तक चला जाएगा. तो आपके पास अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी का जंप होगा इन अ गिवन टाइम इंटरवल वो भी ज्यादा रहेगा. ठीक है, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आपके पास एक चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट. आप उसको आराम से पुश कर रहे हैं और आप उसको जोर से पुश कर रहे हैं. तो अगर आप उसे बहुत आराम से पुश कर रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो भी वो मूव कर जाएगा. इन केस इट इज अ लाइट ऑब्जेक्ट, तो वो मूव कर जाएगा. इन दैट केस उसका वेलोसिटी जीरो से कुछ एक नॉन जीरो वैल्यू एक्वायर कर लेगा इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम से. अब अगर उसके बाद आपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको मूव करा, तो उतने ही टाइम में अब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर से आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से कुछ एक फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा, लेकिन अब वो ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा. जब उसको फोर्स ज्यादा पड़ेगा तो वो ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा, वो तेज मूव करेगा. तो आपके पास जो फाइनल, इनिशियल से जो फाइनल का जंप है वो एक गिवन टाइम इंटरवल में बड़ा हो जाएगा इफ द ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ लार्जर फोर्स.
तो आपके पास F1 अप्लाई किया जा रहा है, F2 अप्लाई किया जा रहा है, और क्योंकि हमने माना है कि F1 आपका F2 के कंपैरिजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, so when you are applying F1 to the object which is having a mass n, which is having a mass m, in that case the object will undergo a heavy acceleration. Acceleration होता ही क्या है? Acceleration is the rate at which the velocity is changing. So अभी हम बोल रहे हैं कि जब फोर्स ज्यादा है तो चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा उतने ही समय में. इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा. और अगर सेकेंड टाइम आपके पास फोर्स कम है, बहुत लाइट सा फोर्स है, तभी भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से कुछ एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, लेकिन वो जो जंप आ रहा है वेलोसिटी में, जो चेंज आ रहा है उतने ही समय में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, अब वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कम है. दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. So the second parameter on which your force depends is acceleration. Acceleration, if your mass is the first factor, your acceleration is the second factor on which your force depends. तो force आपका इन दोनों physical quantities के directly proportional है. Directly proportional होने का मतलब क्या है? Larger the mass, larger is the force. Larger the acceleration, larger is the force. बस इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि आपके पास जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन आपकी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है. तो यहां से हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला सामने आ जाता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. यहां से आपके पास फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला सामने आ जाता है, दैट फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. तो ये दोनों पैरामीटर्स हैं, मास और एक्सेलरेशन, जिसपे आपका अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा. अब इसके बाद देख लेते हैं कि आपके पास जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, इसके यूनिट्स क्या है. इसके दो यूनिट्स होते हैं. इसका एक यूनिट रहेगा आपका न्यूटन्स और एक यूनिट रहेगा आपका टाइम्स. SI unit is your newtons and your CGS unit is times. And 1 Newton is equal to 10 to the power 5 times. तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स के साथ आपके ये यूनिट्स चलेंगे, न्यूटन एंड टाइम्स. कुड बी एनी, बट ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, और ये दोनों इसके SI and CGS units. Okay, so that's all for today. I just hope you enjoyed the video. See you in the next video. Take care. Bye.